हाय स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है साइंस सेतु। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मैं साइंस के जो भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा वह आपको इजीली मिलते जाए। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे आज की एक्सरसाइज जो है जनरल साइंस की स्टैंडर्ड 6। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी आपको क्या करना है, जो उस सेंटेंस में जो ब्लैंक्स दिए हैं वहां पर एक करेक्ट वर्ड को फिल करना है। तो देखेंगे हमारी फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट सेंटेंस जो है ए, द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब डैश डैश रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू द अर्थ। तो इस सेंटेंस में आपको बोला है जो ओजोन गैस की लेयर होती है वो किसी रेज को एब्जॉर्ब करती है। जो रेज सन से अर्थ की तरफ आते हैं वो रेज कौन से है? तो वो रेज कौन से होते हैं? वो रेज होते हैं यूवी रेज, उसको ही हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। अगर यूवी रेज सन की तरफ से हमारे अर्थ पर आ गए तो वह रेज हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जो ओजोन गैस की लेयर होती है वो उन रेज को एब्जॉर्ब करती है और सन की तरफ से अर्थ पर आने से उन्हें रोकती है। तो हम देखेंगे हमारा अगला सेंटेंस जो है बी, ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म्स डैश डैश %। तो इसमें बोला है कि जितना भी % वाटर अर्थ पर अवेलेबल है तो उसमें से फ्रेश वाटर कितना % है। फ्रेश वाटर मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर मतलब जो वाटर रिवर में, लेक्स में या रिजर्वायर में और जो झरने होते हैं यानी स्ट्रीम्स उसमें पाया जाता है तो उनको क्या कहते हैं? हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो ये फ्रेश वाटर कितना है? तो ये फ्रेश वाटर है 0.3%। हमारा अगला सेंटेंस है जो है सी, बोथ डैश डैश एंड डैश डैश कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो इसमें आपको बोला है कि कौन से दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो उसका हम आंसर दे सकते हैं कि both biotic and abiotic constituents are present in the soil। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर का, व्हाई इज इट सेड दैट। तो उसमें ए नंबर का सेंटेंस है, द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। तो इसको यानी ओजोन लेयर को हमारे अर्थ का प्रोटेक्टिव सेल क्यों कहा गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, द ओजोन लेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज इट एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। इसका मतलब जो ओजोन लेयर होता है वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं सन की तरफ से अर्थ की तरफ आने वाले तो उनको एब्जॉर्ब करता है और वो अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इसमें और है, इफ देयर इज नो ओजोन गैस लेयर देन इन ह्यूमंस it increases the risk of skin cancer, eye cataract and suppression of immune system। तो अगर ओजोन गैस का लेयर अगर नहीं होता है तो ह्यूमंस में जो स्किन कैंसर की रिस्क होती है वो बढ़ती है, यानी हमें
स्किन कैंसर हो सकता है। और जो आई कैटरैक्ट है वो भी होता है, यानी मोतियाबिंद जो हम उसे कहते हैं वो भी हमें होने की संभावना होती है। और इसी से ही हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमज़ोर होने लगती है। तो देखेंगे अभी। और देयरफॉर ओजोन लेयर इज सेड टू बी द प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ। और इसीलिए ओजोन लेयर को प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द अर्थ कहा गया है। तो देखेंगे अभी हमारा बी क्वेश्चन जो है वाटर इज लाइफ। तो वाटर को लाइफ क्यों कहा गया है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स विच वी हैव ऑन अर्थ। यानी कि जो वाटर है वो बहुत ही कीमती रिसोर्स है ये हमारे अर्थ का। तो ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेसेस विच ऑकर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, आवर सराउंडिंग्स etc रिक्वायर वाटर टू फंक्शन। यानी जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनमें जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, इजेशन होता है, तो इन सभी के लिए भी वाटर इसेंशियल है। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी रेस्पिरेशन होता है और जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो इन सभी के लिए भी वाटर इसेंशियल है। इसको ही हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस कहते हैं। तो इसमें हम और एक बात बता सकते हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एज इट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो जो अर्थ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस है तो इन सभी के लिए भी वाटर इसेंशियल कंपोनेंट है। तो हम इसको वाटर को और मतलब इवन वी नीड वाटर फॉर मेनी एक्टिविटीज़ लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड हाउस होल्ड यूज़, एग्रीकल्चरल एंड वेरियस बिजनेस etc। ओके, तो हम क्या करते हैं, वाटर की हमें ज़रूरत कब है, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए भी वाटर की ज़रूरत है, देन बाथिंग के लिए भी है, और जो हाउस होल्ड यूज़ होते हैं यानी जो हम कपड़े धोते हैं या किचन के लिए है, और जो हम हमारे फर्श धोते हैं गाड़ी धोने के लिए। ओके, तो इसके लिए भी हमें पानी लगता है। और जो एग्रीकल्चर है तो उसके लिए भी वो पानी लगता है। और जो वेरियस बिजनेसेस है तो उन सभी के लिए भी वाटर इसेंशियल है। तो इसीलिए हम जो वाटर है तो उस वाटर को वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी वाटर के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकेंड, व्हाई इज इट सेड दैट का थर्ड सेंटेंस जो है सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट पोर्टेबल। तो इसमें आपको बोला है कि जो सी वाटर होता है वो पीने के लायक नहीं होता है तो भी हम उसको यूजफुल कहते हैं। तो उसको यूजफुल क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि जो although sea water is not potable, it has various uses such as ocean water can be used to generate hydropower, which is a renewable source of energy। तो इसका मतलब है कि जो सी वाटर होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है तो भी हम उसका यूज़ जो वाटर से बिजली हम जो तैयार करते हैं तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और जो ये वाटर है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और इट कैन बी यूज्ड एज अ चीप ट्रांसपोर्टेशन मेथड। और ये जो एक चीप ट्रांसपोर्टेशन की मेथड है यानी सबसे सस्ती ट्रांसपोर्टेशन की मेथड है। दे आर यूज्ड फॉर स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट और फिशिंग। तो इसमें जो सी वाटर होता है तो हम उसको स्कूबा डाइविंग के लिए भी यूज़ करते हैं और जो वेरियस वाटर स्पोर्ट्स होते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। और सबसे
मेन बात जो है वो फिशिंग के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो इसीलिए सो इवन दो सी वाटर इज़ नॉट पोर्टेबल इट इज़ सेड टू बी यूज़फुल, यानी इसीलिए जो सी वाटर होता है वो पीने के लायक भी नहीं होता है तो भी हम उसको यूज़फुल कहते हैं। तो देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है व्हाट विल हैपन इफ़। तो उसमें का ये देखेंगे माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड, यानी सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं वो अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा, यानी वो ख़त्म हो गए तो क्या होगा, हमें अभी इसमें बताना है। तो चलिए हम देखेंगे इसका आंसर। इसका आंसर आएगा सॉइल कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ माइक्रोब्स लाइक फंगी, अलगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस etc। तो सॉइल में वेरियस काइंड के क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि फंगी, अलगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस। तो देखेंगे हम सम माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, अलगी में आएगा जो BGA नाम की अलगी यानी ब्लू ग्रीन अलगी आर इन्वॉल्व्ड in the nitrogen fixation process. In this process, microbes fix the atmospheric nitrogen and convert that into nitrate, and that nitrate is very useful for the plants. तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होगी, फंगी होगी और जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और हमें पता है कि जो नाइट्रेट होता है ये प्लांट्स के लिए वेरी यूजफुल होता है। सम माइक्रोब्स डिकम्पोजेस द डेड एनिमल एंड डेड प्लांट पार्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर एंड ह्यूमस। इसका मतलब है जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड एनिमल और डेड प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और उनको कन्वर्ट किस में करते हैं, मैन्योर एंड ह्यूमस में करते हैं। मैन्योर यानी खाद होता है और जो ह्यूमस होता है, तो ह्यूमस किससे बनता है, तो ह्यूमस बनता है जो डेड एनिमल और जो डेड प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीके होते हैं। डीके होते हैं यानी वो सड़ जाते हैं और उनकी जो मिट्टी बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और जो ह्यूमस होता है तो ह्यूमस जो हमारी सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर भी होता है और वो लेयर बहुत ही उपजाऊ होता है। तो आगे देखेंगे ह्यूमस एंड मैन्योर आर इम्पोर्टेंट फॉर द इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। If microbes are not present in the soil, then dead plant parts and dead animals will remain on the earth. Due to this, soil will lose its fertility. यानी इसका मतलब है जो ह्यूमस और मैन्योर जो होता है तो इनसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। अगर माइक्रोब्स सॉइल में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हर तरफ जो डेड एनिमल है और जो डेड प्लांट के पार्ट्स है तो वो रिमेन एज इट इज़ रहेंगे, यानी उनकी मिट्टी नहीं बनेगी। तो इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है तो ये फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। तो इसके बाद है एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेनी बायोकेमिकल साइकिल्स। If the microbes of the soil get destroyed, not all of these processes will happen. तो इसका मतलब है जो सॉइल में और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो मेनी बायोकेमिकल साइकिल्स में भी क्या करते हैं, वो उनका पार्ट लेते हैं। यानी वो क्या करेंगे, वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस या बायोकेमिकल साइकिल है तो उसमें वो इन्वॉल्व होंगे। तो सॉइल में रहने वाले जो माइक्रोब्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ऊपर की
जो प्रोसेसेस दी है वो कौन सी भी ऑकर नहीं होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बी नंबर का, द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स इंक्रीजेस। यानी आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कार, बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर, ये ऐसी बड़ी व्हीकल्स या छोटी व्हीकल्स ये बढ़ गई है और उनके साथ साथ ही फैक्ट्रीज भी बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, vehicles and factories are the major sources of air pollution. If the number of vehicles and factories increase in our surroundings, it is obvious that it would result in increased level of air pollution. यानी कि vehicles and factories से ही ज़्यादातर air pollution होता है, और अगर vehicles and factories ये अगर हमारे एरिया में बढ़ती है तो उससे एयर पोल्यूशन भी बढ़ सकता है। इसके बाद नॉट ओनली एयर पोल्यूशन बट दे आल्सो रिजल्ट इन नॉइज पोल्यूशन। इन केस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज इन आवर सराउंडिंग्स, इट मीन्स मोर ट्रीज वुड हैव टू बी कट डाउन टू मेक वे फॉर देम एंड दस रिजल्टिंग इन डैमेज टू द एनवायरमेंट। इसका मतलब है कि जो एयर पोल्यूशन तो होता ही है व्हीकल से और फैक्ट्रीज से, और नॉइज पोल्यूशन भी होता है, और अगर इंडस्ट्रीज अगर बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को कट करेंगे और इंडस्ट्री के लिए हम वहाँ पर जगह बनाते हैं, तो इसी कारण हम एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर रहे हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड। इसमें आपको बोला है कि जो पीने का पानी है उसका सप्लाई अगर बंद होता है तो क्या होगा। तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, इफ द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज फिनिश्ड देन लाइफ ऑन अर्थ विल बी एंड। इसका मतलब है अगर अर्थ पर जो पीने का है उसका सप्लाई अगर फिनिश्ड होता है तो अर्थ पर जो लाइफ है वो भी एंड हो जाएगी। ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल एंड इवन विदाउट इट देयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी हैम्पर्ड। ऑर्गेनिजम्स जो भी है उनको उन सभी को वाटर की ज़रूरत होती है उनके ज़िंदा रहने के लिए। अगर वाटर नहीं है तो जो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है और जो उनका अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है। देन यू हैव टू कन्वर्ट साल्ट वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर बाय डिसैलिनेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर हमें साल्ट वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में या पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें दो मेथड यूज़ होते हैं। तो पहली मेथड है डिसैलिनेशन और दूसरी मेथड है रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड। इन दोनों मेथड में क्या होता है कि जो साल्टी वाटर होता है तो साल्टी वाटर में का जो साल्ट है उसको सेपरेट किया जाता है और जो फ्रेश वाटर है उसको सेपरेट किया जाता है। और ये जो दोनों भी मेथड्स है ये दोनों भी मेथड्स बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है यानी ये क्या है, इनको बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और डी है देखो कंबस्टन।
तो अभी ग्रुप ए में आपको गैसेस है और जो वाटर वेपर माइक्रोब्स इनके नाम दिए हैं, तो इनका यूज़ ग्रुप बी में किसके लिए होता है ये आपको बताना है। तो चलिए देखेंगे। तो फिर फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कौन करेगा? सी यानी प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ है वो प्लांट्स करते हैं। किसके लिए करते हैं? फूड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अभी है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किसके लिए यूज़ होता है? ऑक्सीजन यूज़ होता है कंबस्टन के लिए। कंबस्टन यानी क्या है? तो इसका मतलब होता है जलने के लिए इसकी मदद होती है। किसकी? ऑक्सीजन की। तो अभी है थर्ड नंबर का वाटर वेपर। तो वाटर वेपर से क्या होता है? तो वाटर वेपर से होता है बी, रेन। तो अभी है फोर्थ वाला माइक्रोब्स। माइक्रोब्स किस में यूज़ होते हैं? माइक्रोब्स से क्या होगा फिर? ग्रुप बी में का ए ऑप्शन आएगा और जनरेशन ऑफ सॉइल, यानी माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं और उसकी मदद से जनरेशन ऑफ सॉइल होता है। तो देखेंगे हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है नेम द फॉलोइंग। तो नेम द फॉलोइंग में फर्स्ट है देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से है ये हमें बताना है। तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो है हाइड्रोस्फीयर, देन है एटमॉस्फियर और देन है लिथोस्फीयर। तो ये तीन स्फीयर का मिलाकर क्या बनेगा? बायोस्फीयर बनेगा। तो उसके बाद है बी, बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल में कौन से बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये आपको बताना है। तो बायोटिक यानी क्या? जिनमें जान होती है। ओके, तो वो कौन से है? तो वो कौन से देखेंगे, चलो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट। सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या है? बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल है। तो उसके बाद है सी, फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल है तो उनके नाम बताना है। तो उनके नाम क्या आ जाएंगे? कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये दोनों क्या है? फॉसिल फ्यूल है। तो अभी है डी, इनर्ट गैसेस इन एयर। तो एयर में इनर्ट गैसेस कौन से ये आपको बताना है। तो इनर्ट गैसेस है देखो हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो गैसेस है वो क्या है? इनर्ट गैसेस है। तो अभी हम देखेंगे जो ई, गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के लिए कौन सी गैसेस हार्मफुल है ये आपको बताना है। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा CFCS यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और सेकेंड है HCFCS यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और बाद में है देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन है मिथिल क्लोरोफॉर्म और जो है मिथिल ब्रोमाइड। ये जो गैसेस है ये ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है। इसके बाद है 6 नंबर का क्वेश्चन जो है ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपको जो सेंटेंस दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। तो ए नंबर का सेंटेंस है देखो लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग्स। तो इसमें आपको बोला है जो ज़मीन है और जो मिट्टी है ये दोनों ही एक ही चीज़ है, ये आपको यहाँ पर बोला है। तो ये इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि लैंड यानी ज़मीन ये अलग चीज़ होती है और ये सॉइल अलग चीज़ होती है। तो बी देखो द वाटर इन अ लेक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ये सेंटेंस में आपको कहा है कि
जो लेक में वाटर होता है उसको ग्राउंड वाटर कहा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो वाटर अर्थ के सरफेस के नीचे रहता है तो उस वाटर को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। और ये जो लेक है ये कौन सा है, ये सरफेस वाटर है, तो इसीलिए इसका आंसर है फॉल्स। तो अभी देखेंगे सी, इट टेक्स अबाउट 1000 years टू फॉर्म अ 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। तो इसमें आपको कहा है कि 1000 सालों में 25 सेंटीमीटर थिक लेयर बनती है सॉइल की। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि 1000 साल में सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर सॉइल की थिक लेयर बनती है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस फॉल्स है। तो इसमें आपको डी दिया है, देखो सेंटेंस, रेडॉन इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स। तो इसमें आपको कहा है कि रेडॉन जो होता है उसको डेकोरेटिव लाइट्स में करते हैं या उसका यूज होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो डेकोरेटिव लाइट्स होती है उसमें नियॉन का यूज होता है। और जो ये रेडॉन है, रेडॉन का यूज हॉस्पिटल्स में जो ट्यूमर्स होते हैं वो ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे हमारा 7 क्वेश्चन जो है आंसर इन योर ओन वर्ड्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। यानी हमें डायग्राम की मदद से सॉइल कैसे फॉर्म होती है, यानी सॉइल कैसे बनती है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, The soil on the land is formed by a natural process called weathering। तो जो ये सॉइल फॉर्म होती है लैंड पर, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस में देखो, ड्यूरिंग वेदरिंग रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू सैंड, स्मॉल स्टोन्स एंड सॉइल पार्टिकल्स। तो इस वेदरिंग में जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और उनका कन्वर्जन किस में हो जाता है, सैंड, स्मॉल स्टोन और सॉइल पार्टिकल्स में इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो आगे देखेंगे, वेदरिंग ऑकर्स बाय हीट, कोल्ड, वाटर, विंड एंड रेन। तो ये जो वेदरिंग है, ये वेदरिंग किससे होती है, तो ये वेदरिंग होती है हीट, कोल्ड, वाटर, विंड एंड रेन से होती है। माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, rodents and the roots of trees also help in the process of weathering। यानी जो माइक्रोब्स होते हैं और जो इंसेक्ट होते हैं और जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स यानी क्या होता है, जैसे कि जो माइस होते हैं, स्क्विरल होती है, ओके, पॉर्क्यूपाइन जो होते हैं, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, रोडेंट्स कहते हैं। और जो ट्रीज के रूट्स है इसकी मदद से भी वेदरिंग होती है। तो अभी हम देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस एंड स्लो। यानी जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये कैसी है, कंटिन्यू तो होती ही है मगर ये कैसी है, स्लो भी है। यानी ये एक दिन में होगी क्या ये प्रोसेस, नहीं होगी, इसीलिए इसको कंटिन्यू बोला है और स्लो भी बोला है। इट टेक्स अबाउट 1000 years फॉर अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ अ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म। यानी अगर मैच्योर सॉइल की 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर अगर बननी है तो उसके लिए करीब करीब 1000 साल लगेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि डायग्राम भी हमें ड्रॉ करनी है, तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ की है। तो वहाँ पर बेड रॉक दिया है और बेड रॉक पर जिसका इफेक्ट होगा तो उनके नाम दिए हैं। उसमें है देखो एयर, उसको ही हम विंड कह सकते हैं, रेन वाटर और वाटर भी उसमें है, और कोल्डनेस, हीट, प्लांट रूट और माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स।
तो ये सारे कंपोनेंट्स जो बेड रॉक पर क्या अफेक्ट करेंगे। तो इसमें दिया है देखो सेकंड में स्मॉल रॉक्स, यानी जो बड़ा बेड रॉक्स है तो ये ऊपर दिए गए कंपोनेंट्स इस पर अफेक्ट करेंगे और उसका ब्रेकडाउन किस में हो जाएगा, स्मॉल रॉक्स में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसका ही और स्मॉल ब्रेकडाउन हो जाएगा और उससे क्या बनेगा, स्टोन्स, सैंड और सॉइल बनेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो है बी, व्हाई इज देयर अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इवन दो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि अगर अर्थ पर 71% वाटर है तो भी हमारे यहाँ पर वाटर का शॉर्टेज क्यों है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, although water occupies about 71% of the earth's surface, all of it is not potable water। इसका मतलब है कि हमारे अर्थ के सरफेस पर 71% वाटर है, मगर ये पूरा 71% वाटर ये पीने के लिए नहीं है। Most of the water is available in the form of seas and oceans, which is salty in nature। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ओशियन में और सीज में है, और ये सीज और ओशियन का पानी पूरा साल्टी है। This saline water has its limitations and cannot be used for many purposes। तो इसका मतलब है जो ये सलाइन वाटर है, यानी जिसमें साल्ट होता है, जो ये वाटर है इसको क्या है, लिमिटेशन है, इसीलिए हम उसको हमारे यूज़ के लिए नहीं ले सकते। अराउंड 2.7% ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फ्रोजन स्टेट और एज ग्राउंड वाटर विच इज़ इनएक्सेसिबल। यानी इसका मतलब है कि जो 2.7% वाटर है तो वो क्या है, वो फ्रोजन स्टेट है, यानी जो आइस के फॉर्म में है। और दूसरा क्या है, उसमें जो ग्राउंड वाटर है तो वो भी ज़मीन के नीचे होता है, यानी वो भी हम इजीली नहीं निकाल सकते हैं। ओनली 0.3% ऑफ वाटर इज अवेलेबल एज पोर्टेबल वाटर विच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी जो 0.3% वाटर है वही क्या है, हमारे पीने के लिए और बाकी कामों के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई there is a shortage of water even though it occupies about 71% of the earth surface। तो इसी कारण से क्या होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पर 71% पानी है तो भी हमें वाटर का शॉर्टेज होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सी, व्हाट आर द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, राइट देयर यूजेस। यानी इसमें हमें बताना है कि एयर में कितने गैसेस होते हैं और उनके यूजेस क्या है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, देखो, फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर। तो उसमें फर्स्ट आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज देखेंगे, इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। It is useful in the production of ammonia and in airtight packaging of foodstuff। यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स में ये प्रोटीन बनाने के काम में आता है। और जो हम चिप्स के पैकेट खाते हैं समझो, या एयरटाइट कौन सा भी फूड खाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन होता है। अभी देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज़ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबस्टन। यानी ऑक्सीजन हमें पता है कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके रेस्पिरेशन के लिए ये यूज़ होता है। और ऑक्सीजन कंबस्टन, यानी कोई सी भी चीज़ जलने के लिए या आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरी होती है। तो अभी है देखो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ देखेंगे, प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूज्ड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर। यानी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। और
जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं यानी जो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। तो अभी है देखो आर्गन, आर्गन में आएगा इसका यूज। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, जो इलेक्ट्रिक के बल्ब्स होते हैं उसमें आर्गन का यूज होता है। अभी है हेलियम, हेलियम का यूज है, इट इज यूज्ड टू इन्फ्लेट साइंटिफिक बलून्स एंड पार्टी बलून्स, यानी जो साइंटिफिक बलून्स होते हैं और जो पार्टी वाले बलून्स होते हैं उनको फुलाने के लिए हीलियम गैस का यूज होता है। उसके बाद है नियॉन, तो नियॉन का यूज होता है देखो, इट इज यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। तो ये जो नियॉन है तो उनका जो डेकोरेटिव लाइट्स होते हैं उसके लिए और जो स्ट्रीट के लाइट्स होते हैं उसमें नियॉन का यूज होता है। अभी है क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन का यूज जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं तो उसमें क्रिप्टॉन का यूज किया जाता है। तो अभी है लास्ट वाला जेनॉन, तो जेनॉन का यूज जो है, जो हम फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें जेनॉन का यूज किया जाता है। तो अभी है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है डी, वाई आर एयर वाटर एंड लैंड कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, यानी जो लैंड है, वाटर है और जो एयर है इनको हम वैल्यूएबल रिसोर्सेस में इसको क्यों गिनती करते हैं या उनको वैल्यूएबल रिसोर्सेस क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा एयर वाटर एंड लैंड considered to be valuable natural resources on the basis of following valuable uses, यानी इन तीनों को यानी एयर वाटर और लैंड को वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे कि उनके वैल्यूएबल यूजेस कौन कौन से हैं उसमें। तो फर्स्ट है देखो, लैंड रिसोर्सेस आर कंसिडर्ड टू बी नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, मिनरल्स, फ्यूल etc, यानी लैंड रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये नेचुरल वेजिटेशन को, प्लांट्स को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को और जो मिनरल्स है और फ्यूल्स है तो इनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसीलिए लैंड रिसोर्सेस को हम वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस भी कहते हैं। और इसके बाद है एयर, अर्थ सपोर्ट्स लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एयर इन आवर सराउंडिंग्स। इसका मतलब है अर्थ पर जो लाइफ है वो किसके बिकॉज है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। ओके, तो इसमें है देखो, इट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इसका मतलब है जो बायोलॉजिकल फंक्शंस और जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती है इसके लिए भी एयर इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद है वाटर, तो वाटर हम देख सकते हैं, वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस वाइटल प्रोसेसेस दैट आर कैरिड आउट बाय आवर बॉडीज, यानी वाटर क्या होता है हमारे लाइफ में, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडीज़ में जो भी वाइटल प्रोसेसेस होती है यानी इजेशन है, डाइजेशन है और ये सारी जो प्रोसेसेस होती है ये सारी किसके हेल्प से होती है, वाटर की हेल्प से होती है। और जो ऑल सेलुलर प्रोसेसेस टेक प्लेस इन अ वाटर मीडियम, यानी जो भी सेलुलर प्रोसेसेस है वो भी क्या होती है, वाटर मीडियम से ही होती है। तो उसके बाद है देखो, वाटर इज सेंट्रल टू द लाइव्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। इसका मतलब है जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं यानी उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, तो उनके लिए वाटर ही उनका सबसे सेंटर होता है। तो उसमें देखेंगे अभी हम बात का, यानी दीज एयर वाटर एंड लैंड्स आर फॉर आवर बेनिफिट एंड आर वैल्यूएबल फॉर अस, दैट्स व्हाई एयर वाटर एंड लैंड कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, यानी एयर वाटर लैंड ये क्या है, हमारे फायदे के लिए है और इनकी हमें क्या है, कीमत है, यानी ये हमारे लिए कीमती होते हैं। इसीलिए क्या, एयर वाटर एंड लैंड को हम क्या करते हैं, वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा
सिक्स स्टैंडर्ड जनरल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस, इसकी एक्सरसाइज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और भी एक्सरसाइज के वीडियोस मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साइड में ही बेल आइकॉन का बटन है, उसे भी प्रेस कीजिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही स्टडी करते रहिए।